हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है, एक केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत मेरे अभी जो लेसन चल रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में, उसका एक टॉपिक है क्षेत्रीय परिषदें। ठीक है, इसके पहले मैंने बहुत सारे लेसन किए हैं केंद्र राज्य संबंधों को, आप उनको देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे और प्री मेंस में क्वेश्चन भी आप उससे सॉल्व कर पाओगे। तो क्षेत्रीय परिषदों के बारे में आज बात करते हैं। तो इनकी संख्या है 6। क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है, आपको ध्यान रखना 6 है। और इसका गठन कैसे होता है इन क्षेत्रीय परिषदों का? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इनका क्या होता है, गठन होता है। और कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति गठन करेगा। और अधिनियम कौन सा? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और इनकी संख्या 6। यदि मल्टीपल चॉइस में प्री में पूछा जाए तो आपको 6। अब थोड़ा सा पहले कितनी है, इनके नाम कौन कौन से हैं वो बता दें, उसके बाद फिर इसके डिटेल में चलते हैं। और जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि इन परिषदों के उद्देश्य क्या हैं, इनके कार्य क्या हैं, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। और यदि एक इनके जो कार्य आपको जब समझ में आएगा तो आपको एक बात और समझ आएगी कि इनका आखिर क्यों ये बनाई गई हैं, उन सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो संख्या 6 है वो परिषदें कौन कौन सी हैं। तो देखिए 4 डायरेक्शन होती हैं, तो आप वैसे ही याद रख लिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और सेंटर और एक उत्तर पूरब। तो ये 6 परिषदें हैं टोटल। जैसे उत्तरी क्षेत्र परिषद, केंद्रीय क्षेत्र परिषद, पूर्वी क्षेत्र परिषद, पश्चिमी क्षेत्र परिषद, दक्षिणी क्षेत्र परिषद और पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद। यानी चारों डायरेक्शन और सेंटर और पूर्वोत्तर, इनको मिला दोगे तो टोटल 6 हो जाएंगी। अब इनमें क्या किया गया है, जैसे उत्तरी क्षेत्र एक को मैं समझाता हूं तो आपको बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे हम टोटल जो 6 परिषद बनाई गई हैं उनमें से एक देखते हैं, उत्तर क्षेत्र की परिषद। यानी उत्तर क्षेत्र की परिषद में उत्तर भारत के, यदि भारत के जो भारत के जो सारे राज्य हैं वो आ जाएंगे इसमें। तो कौन कौन से? जैसे जम्मू कश्मीर। ठीक है, भारत के उत्तर में ना, उत्तर में। और जो उत्तर परिषद का मुख्यालय है वो दिल्ली है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर उत्तर में, उससे उसको टच कौन करता है? हिमाचल। हिमाचल को कौन टच करता है? हरियाणा। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब एक दूसरे की सीमा को टच करते हैं। और राजस्थान, दिल्ली भी इन्हीं से लगा हुआ है। तो इन सब को मिला के हमने बना दिया कौन सा? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, और उसका मुख्यालय कर दिया दिल्ली में। इसी तरह हमने केंद्रीय परिषद बना दी जिसका मुख्यालय इलाहाबाद कर दिया, यूपी, एमपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ को मिला के। यानी ये एक तरह से अपने जितने भी स्टेट और यूटी हैं सबको मिला के हमने क्या कर दिया है, एक ग्रुप बना दिया है। जो पास पास के उनको मिला के ग्रुप बना के, और उनको नाम हमने दे दिया है क्षेत्रीय परिषदें। यानी जो पास पास के राज्य हैं उनका ग्रुप बनाओ और नाम दे दो क्षेत्र, क्षेत्रीय परिषदें। तो केंद्र वाले में कौन कौन आएगा? एमपी, यूपी, सीजी, उत्तराखंड। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए पूर्वी में कौन कौन आएगा। पूर्वी का जो मुख्यालय होगा कोलकाता में है, और उसमें स्टेट कौन कौन से आएंगे? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इसी तरह पश्चिम में देख लो, पश्चिम वाले का मुख्यालय मुंबई में है, और राज्य आएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव। इसी तरह दक्षिण वाले में देख लो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, और इसका मुख्यालय है चेन्नई। उत्तर पूर्वी जो परिषद है, उत्तर पूर्वी परिषद है, यानी पूर्वोत्तर परिषद है, उसका मुख्यालय है शिलोंग। और इसमें राज्य कौन से? सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य मिला दो, 7 सिस्टर जिसे बोलते हैं, और लास्ट में सिक्किम कर दो। टोटल इतने, यानी असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम, ये सारे हैं पूर्वोत्तर में। तो यदि मल्टीपल चॉइस में कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय परिषद का क्षेत्र राज्य नहीं है, तो यदि आपको मालूम होगा कि केंद्रीय का मुख्यालय इलाहाबाद में है और यूपी, एमपी, सीजी, उत्तराखंड इसमें आते हैं, तो इसके अलावा जो भी टिक होगा आप कर पाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल है, आप ठीक से देखेंगे, आपको मैप यदि भारत का मालूम है तो आप समझ जाएंगे कि किस क्षेत्र में कौन सा आएगा। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसमें मैंने बताया कि क्षेत्रीय परिषदों की संख्या टोटल 6 है, और इसका जो गठन करता है राष्ट्रपति करता है, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार करता है। तो इतना बेसिक हो गया, 6 के नाम, 6 के मुख्यालय। ठीक है, दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, शिलोंग, आपको ध्यान रखना है डायरेक्शन के हिसाब से, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, जो भी है मध्य और पूर्वोत्तर। अब बात हम करते हैं मुद्दे की, यदि आता है एग्जाम में मेंस में लिखने को, उद्देश्य क्या है, यानी ये परिषदें क्यों बनाई गई हैं। तो मैं कह रहा हूं चलो कुछ नहीं, हम अभी नीचे नहीं पढ़ रहे, आप यहां से देखिए,
एमपी है, यूपी है, सीजी है, उत्तराखंड, सभी की बिल्कुल नजदीक है ना। देखिए उत्तराखंड से लगा हुआ कौन है, यूपी, यूपी से लगा हुआ एमपी, एमपी से लगा हुआ सीजी, यानी बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं, कनेक्ट हैं। यानी यदि ऐसा कोई इनका काम पड़े, एक रास्ता यहाँ एमपी से होते हुए सीजी, उत्तराखंड, यूपी सबसे मिलके कोई एक ऐसा रास्ता बनाना हो, या आपस में इनको व्यापार करना हो, या एक दूसरे की सीमा टच कर रही है तो सीमा विवाद हो सकता है। जैसे यूपी की बहुत बड़ी सीमा है, उत्तराखंड से भी सीमा विवाद हो सकता है यूपी का, एमपी भी से भी सीमा विवाद हो सकता है, सीजी से भी सीमा विवाद हो सकता है, अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित विवाद हो सकता है, सामाजिक आर्थिक विभिन्न प्रकार के विवाद हो सकते हैं, या अन्य कोई ऐसा हित है, ठीक है, जो इनके आपस में एक दूसरे, तो इसलिए इनका ग्रुप बना दिया गया है कि ये क्या करें, आपस में जितने भी इनके अंदर विवाद हो खुद सुलझा लें, ताकि ये विवाद बढ़े ना, और राज्यों के बीच आपसी संबंध अच्छे बने रहें। यदि राज्यों के बीच आपसी संबंध अच्छे रहेंगे, इनके गतिरोध नहीं होगा एक दूसरे के प्रति, तो सशक्त होंगे, और यदि राज्य मजबूत है तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। तो यही अवधारणा है इनकी कि आपस में जो भी इनके बीच में जो समस्याएं हैं ये खुद सुलझा लें, चाहे समस्या आर्थिक हो, चाहे समस्या सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे सीमा संबंधी हो, चाहे नदियों के जल बंटवारे संबंधित हो, या अन्य किसी भी तरह का भी हम देखेंगे, जो भी समस्याएं हैं ये आपस में बांट करके निपटा लें। इसीलिए इनको सांस्कृतिक आधार पे, भौगोलिक आधार पे, नदियों के जल क्षेत्र के आधार पे, सीमा, मतलब अलग अलग तरह से इनको विभाजन करके ग्रुप में डिवाइड करके और बना दिया गया है कि एक दूसरे के हित इनसे प्रभावित होते हैं, तो ये अपने मामले खुद सुलझाएं। तो अब देख लेते हैं, अब आपको एक एक करके उद्देश्य सब समझ में। उद्देश्य क्या है, एक क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के मध्य परस्पर संवाद कायम करना। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि एक क्षेत्र विशेष के जो भी राज्य हैं आपस में मिलकर बात करेंगे, संवाद करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, विवादों को क्या करेंगे, आपस में ही सुलझा लेंगे। कितना इजी है, जब आपस में जुड़े हैं, आपस में सब कुछ इनके एक दूसरे से काम बनना है, तो सब कुछ खुद में ही सुलझा लें, यही इसका उद्देश्य है। बिल्कुल सिंपल है ना। देखिए अब वर्गीकरण का आधार क्या है, यानी ये जो ग्रुप बनाए हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, मध्य और पूर्वोत्तर, ये ग्रुप का आधार क्या है, किन आधार पे ग्रुप बना रही है, तो एक तो प्राकृतिक सीमाओं के आधार पे, एक दूसरे को सीमाएं टच कर रही हैं, भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, यानी कुछ राज्यों की एक जैसी भाषा है, कुछ के एक जैसे कल्चर है, कुछ का आर्थिक गतिविधियां एक जैसी हैं, कुछ बहुत पिछड़े हैं, कुछ विकसित हैं, तो यानी आर्थिक गतिविधियों की दृष्टि से भी इनको मिला दिया, भाषा आधार मान के, संस्कृति आधार मान के, सीमा आधार, अंतर्राज्यीय नदियां, ऐसे राज्य जिनकी नदियां एक दूसरे से बह के निकलती हैं तो उनके विवाद हुए, तो उनका एक ग्रुप बना दिया ताकि वो अपने विवाद खुद सुलझाएं। तो अंतर्राज्यीय नदियों के क्षेत्रीय में भागीदारी, ताकि नदियों के जल बंटवारे में विवाद ना हो। सुरक्षा और कानून व्यवस्था के चुनौती से निपटने के लिए, जैसे एक एमपी का बंदा है, इसने अपराध एमपी में किया और ये क्या सोचेगा, मैं फटाफट यूपी में पहुंच जाऊंगा ऐसे पार करके। तो यदि इनका आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा एमपी और यूपी का, तो उस अपराधी को यूपी पुलिस पकड़ के एमपी में वापस करेगी और उसके ऊपर फिर मुकदमा चलाया जाएगा। मान लीजिए फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट की सीमा फिक्स नहीं होती, एमपी का फॉरेस्ट में उसने लकड़ी काटी और यूपी के फॉरेस्ट में पहुंच गया, अब क्या होगा, तो बच जाएगा, क्योंकि एमपी से वो पेड़ यूपी में मान लीजिए मिलता ही नहीं है उसने, तो यूपी वाले तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पकड़ेंगे नहीं, तो फिर उनको जरूरत है एमपी वालों को, यूपी फॉरेस्ट वाले एक दूसरे से यदि कोऑर्डिनेशन इनका अच्छा होगा तो ना वहां का अपराधी यहाँ आ पाएगा, ना यहाँ का वहां जाएगा, और इनके काम बढ़िया से कानून व्यवस्था की चुनौतियां भी निपटा सकेंगे। तो यही सारे आपस में इनके फायदे हैं और इसी उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया है। तो आई थिंक अब आप समझ पा रहे होंगे कि वर्गीकरण का आधार क्या है, सीमा है, भाषा है, संस्कृति है, आर्थिक दृष्टिकोण है, अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित चीजें हैं, सुरक्षा कानून व्यवस्था है, इन सब मुद्दों के आधार पे इनको आपस में कर दिया गया और यही इनका वर्गीकरण का आधार बना दिया गया है। तो मुझे लग रहा है अब आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि क्यों बनाए गए, इनका क्या उद्देश्य है, और कार्य भी अब आपको समझ में आ जाएंगे। यदि आपने उद्देश्य समझ लिया, थोड़ा सा संरचना भी देख लेते हैं। इसका गठन, जो परिषद है, इनका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और एक बहुत महत्वपूर्ण, जितनी भी परिषदें हैं सबका जो अध्यक्ष होगा वो केंद्र का संघ सरकार का गृह मंत्री होगा, चाहे कोई भी परिषद हो, 6 की 6 परिषदों का जो अध्यक्ष है वो केंद्र सरकार का गृह मंत्री है होगा, और जो इनका क्या उपाध्यक्ष है वो कौन होगा, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। यानी जो भी परिषद है उसका अध्यक्ष होगा
गृह मंत्री, लेकिन उनके उपाध्यक्ष होंगे उन सभी राज्यों के जो उसमें शामिल है उनके मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होंगे, इतना ध्यान रखना है। और जिन राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं होता, जैसे कुछ यूटी हैं जिनमें मुख्यमंत्री नहीं होता, तो उनमें संघ राज क्षेत्र कहते हैं उनको, तो उनके प्रशासक जो लेफ्टिनेंट एलजी कहलाते हैं उनको, यानी जिन केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होते हैं उनके प्रशासक इसमें शामिल होंगे। और एक और इसमें व्यवस्था की गई है, यदि याद रहे तो राज्यों के 2 मंत्री भी इसमें शामिल किए जाएंगे जो राज्यपाल नियुक्त करेगा इन परिषदों में। अध्यक्ष होगा गृह मंत्री, उपाध्यक्ष होंगे सारे मुख्यमंत्री, और हर राज्य के 2-2 मंत्री भी शामिल होंगे सदस्य के रूप में, और हर राज्य का एक विकास आयुक्त होते हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, और नीति आयोग द्वारा मनोनीत एक सदस्य भी होगा। तो इस तरह से व्यवस्था है। संरचना में आपको बहुत ही ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अध्यक्ष कौन होगा और उपाध्यक्ष कौन होगा। बाकी याद रहे तो ठीक है, नहीं तो इस 2 चीजों को नहीं भूलना, अध्यक्ष गृह मंत्री, उपाध्यक्ष राज्यों के मुख्यमंत्री। अब बहुत महत्वपूर्ण जो मेंस में आएगा, इसकी कार्य क्या है, ये जो परिषदें बनाई गई इनकी कार्यों को बताइए, तो आप इनको बहुत बेहतर तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, राज्यों के समान हितों के विषयों पर विचार विमर्श करना, बिल्कुल मैंने क्या बताया था, एक जैसे मुद्दों पे ये आपस में विचार विमर्श करेंगे, क्या आउटपुट होता है वो खुद में सुलझाएंगे, क्या झगड़ा है सब सुलझा लेंगे। आर्थिक हो, देखिए आर्थिक हो, सामाजिक हो या अन्य कोई समान है तो सबके बारे में बातचीत करेंगे। सीमा विवाद का मामला हो, अंतरराज्यीय परिवहन का मामला हो, यूपी से एमपी में कोई रोड आता है उससे कोई अपराधी न जाए, या कोई जो भी आप समझें कि एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन व्यवस्था में जो भी समस्याएं हो सकती हैं आपस में सुलझा लें। राज्य पुनर्गठन से संबंधित यदि कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उसको विचार विमर्श से निपटा लें। क्षेत्रवाद, भाषावाद, विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकना, ये सारे, ताकि क्षेत्रवाद को बढ़ावा न मिले, भाषावाद के आधार पे देश की एकता अखंडता को खतरा न हो, और जो विघटनकारी ताकतें होती है उनको बढ़ावा न मिले यदि राज्यों में आपसी कोऑर्डिनेशन रहेगा। ठीक है, ताकि एक जगह का अपराधी दूसरी जगह शरण ना ले सके। जनता को भावनात्मक एकता पैदा होगी यदि ये परिषदें बनेगी, तो ये आपस में इन राज्यों के लोग अपने आप को एक समझेंगे। समान हितों के विषयों में विचार किया जा सकता है, बार बार वही चीजें आ रही हैं, समान हित। ठीक है, परस्पर सहकारिता, यानी सहकारिता का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर काम करता, तो सहकारिता का गुण बढ़ेगा और सहयोग सुनिश्चित होगा एक दूसरे के प्रति। ठीक है, विशेषकर आर्थिक सहयोग और सामाजिक विकास, यानी आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा और सहकारिता को या सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए। तो एक लास्ट चीज और आप समझ लीजिए, ये जो परिषदें हैं ना, यहाँ पे मैं यहाँ बता दे रहा, जो क्षेत्रीय परिषदें हैं ये क्या है, ये सलाहकारी निकाय है, ये आपको बात ध्यान रखनी। यानी सलाहकारी का मतलब होता है बाध्यकारी नहीं है, यदि ये कोई निर्णय करती हैं तो वो किसी भी राज्य के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। ये आप निष्कर्ष में भी लिख सकते हो, या प्रभाव जो भी आप बताओ कि इतना अच्छे काम के लिए आपसी सहयोग, आपसी विचार विमर्श पर बल तो देती हैं, और जो निर्णय होता है वो सलाहकारी होता है, किसी भी राज्य के लिए ये निर्णय बाध्यकारी नहीं होता। या बोल सकते हो कि इनके निर्णय किसी के लिए आप ये नहीं कर सकते कि राज्य या केंद्र कोई माने, यानी बाध्यकारी नहीं होगा किसके लिए, ना राज्यों के लिए और ना केंद्र के लिए। ठीक है, केंद्र के लिए, यानी किसी के लिए इनके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते। इसलिए हमेशा कोशिश ये की जाती है कि आपसी सहयोग और समन्वय से काम चल जाए और हल निकल जाए। ठीक है, तो लेसन कंप्लीट हुआ। आप और इसके पिछले लेसन भी देखिए कि कैसे केंद्र राज्य संबंधों का प्रभाव पड़ता है, एक दूसरे पर किस तरह से प्रभावित करते हैं, कौन सशक्त है, क्या लूप होल है, क्या सुझाव दिए जाते हैं इनको सुधारने के लिए, सारे मुद्दों पे बात की है मैंने, और आपको पूरा मॉडल दिया कि आप कैसे मेंस में आंसर लिखेंगे। तो आप इनको जरूर पूरा करिए, साथ ही शेयर भी करिए लोगों को। ठीक है, ओके, थैंक यू।